इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन हम शुरू करते हैं। इसके पहले सारे वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन हम शॉर्ट में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले या जब भी तुम चाहो तुम्हारा जो स्टडी किया हुआ है शॉर्ट में पूरा का पूरा एक साथ रिवीजन हो जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो रकम से कंपनी शुरू होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, हर एक पार्ट को शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स इक्विटी और प्रेफरेंस के होते हैं, बट शेयर कैपिटल के अलग अलग प्रकार है। ऑथराइज जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, मेमोरेंडम में दर्ज किया हुआ, तुमने 10 लाख का कैपिटल रजिस्टर कराया तो ज्यादा सारा इश्यू तुम 10 लाख या तो कम कर सकते हैं। 4 लाख इश्यूड किया, भविष्य में कभी भी 6 लाख कर सकते हो अनइश्यूड। 4 लाख का इशू किया लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया 3 लाख, इसका मतलब नहीं खरीदा, 1 लाख का अनसब्सक्राइब। लेकिन 10 रुपए का एक शेयर है, तुमने अभी 5 रुपया मांगा, 40,000 ये 1 लाख क्वांटिटी है, ये वैल्यू है, ये 40,000 क्वांटिटी है इश्यूड, 30,000 सब्सक्राइब हुआ क्वांटिटी, ये 10,000 अनसब्सक्राइब हुआ, 10 रुपया फेस वैल्यू है। 10 रुपए में से 5 रुपए अभी मांगा कॉल्ड अप, इसका मतलब अनकॉल्ड 5 हुआ, लेकिन उसमें से भी 1 रुपया जब कंपनी बंद होगी तब मांगा जाएगा, दैट इज रिजर्व कैपिटल। मतलब 4 कभी भी मांग सकती है, रिजर्व कैपिटल नहीं किया तो अनकॉल्ड 5 हो जाएगा, करेक्ट। सो 1.5 लाख में से पब्लिक ने पे किया 1 लाख, जो नहीं पे किया 50,000, उसको अनपेड या तो कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। ठीक है, ये राइट अप है, इसको एक बार रीड कर लेना। 10 मार्क का एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम्पल के बिना बताना नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। हर पॉइंट का एग्जाम्पल जरूरी है, और तुम ये चार्ट भी ड्रॉ करोगे, करेक्ट। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो कुछ भी नहीं है। 2 प्रकार के शेयर इश्यू कर सकती है कंपनी, इक्विटी प्रेफरेंस और बोरोड के तौर पर डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है। बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए 1 मिनट में रीड कर लेना, इसके ऊपर इसका कुछ नहीं है। मेथड्स ऑफ शेयर्स है, उसमें जो है पब्लिक इश्यू है, फिक्स प्राइस मेथड मैंने तन्वी फूड्स का बताया था। जब एक कंपनी जब बाजार में शेयर्स लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं, लेकिन किस कीमत में लाती है उसमें 2 ऑप्शन है, एक तो फिक्स प्राइस मेथड है और एक बुक बिल्डिंग मेथड है जो इधर आएगा, करेक्ट। फिक्स प्राइस मेथड में पहले से ही पता रहता है कि शेयर का रकम क्या होगा, सपोजिटली 65 रुपया, 70 रुपया, पहले से ही क्लियर कट डिफाइंड रहता है, दैट इज अ फिक्स प्राइस इश्यू। आजकल 100 इश्यू में से ज्यादा से ज्यादा एक इश्यू इसमें आएगा, बाकी सब आते हैं बुक बिल्डिंग मेथड में। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, एक कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। इसमें बोलते हैं ना 2 प्रकार के प्राइस होंगे, मैंने ऑलरेडी जोमेटो का एग्जांपल दिया था, तो एक और बार बता देता हूँ। जोमेटो का एग्जांपल ये रहा, 70 to 76 ये प्राइस बैंड होगा, ये लोअर प्राइस ये हायर प्राइस है, करेक्ट। सो यहाँ पे लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलते हैं, हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस बोलते हैं। तुमको बोली लगाना पड़ता है, बिडिंग ओपन रहता है 3 दिन के लिए, इधर 5 दिन बोला है लेकिन आज की तारीख में 3 दिन ओपन रहता है, ठीक है ना। फिर कंपनी फाइनल प्राइस तय करती है। सो बुक बिल्डिंग में 2 प्राइस रहेंगे, तुमको बोली लगाना पड़ेगा बीच में। उस डिटेल वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा अच्छा रहेगा, लोअर प्राइस लगाने का कि हायर प्राइस, मैंने एक्सप्लेन किया हायर प्राइस बुक करना चाहिए क्यों, उस डिटेल वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब याद रखो तुम्हारा स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो मोमेंट फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग करते हो, तुरंत यूनिवर्सिटी के बुक में इस चैप्टर के एंड में जो डिस्टिंग्विश दिया है वो तुरंत कर लेना, ताकि साथ में हो जाए। ये रहा फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग में। इस मेथड में इश्यू ऑफ प्राइस तय रहता है, इसमें प्राइस इश्यू फाइनलाइज नहीं होता, 2 प्राइस रहता है, मिनिमम और फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, उसमें से बाद में कंपनी डिसाइड करती है कौन सा प्राइस फाइनलाइज होगा। एग्जैक्ट प्राइस एडवांस में नोन होता है, एग्जैक्ट प्राइस एडवांस में नोन नहीं होता। ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है, इधर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। पब्लिक डिमांड कितना लोगों ने खरीदा वो इश्यू खत्म होने के बाद ही पता चलता है। ये हर रोज पता चलता है कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग को शेयर्स मिला नहीं मिला, ये हर रोज पता चलता है। एप्लीकेशन मनी सबका सब कंपनी एक साथ मांग लेती है, यहाँ पे हो सकता है एप्लीकेशन मनी 10 रुपए में 2 रुपए अभी मांगे, ठीक है ना, बाकी का बाद में भी मांग सकती है। व्हेन इश्यूड पब्लिक इश्यू राइट्स इश्यू के टाइम में और आईपीओ एफपीओ के टाइम में आजकल 99% इश्यू बुक बिल्डिंग मेथड में ही होता है। सो जो शॉर्ट नोट था, ठीक है ना, व्हेन यूज ऑलरेडी बता दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की थोड़ी देर में आने वाला है। सो जब शॉर्ट नोट करोगे फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग का तो इसमें से कर लेना। नाउ एग्जाम में
ये पॉइंट जो डिस्टिंग्विश का करोगे, यही पॉइंट तुम शॉर्ट नोट में भी डाल सकते हो, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। ये जो डिस्टिंग्विश 4 मार्क का आएगा, और जो फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग मेथड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो करीबन 4 मार्क का आना चाहिए, बड़े 10 मार्क का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ये जो है फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। नेक्स्ट है इश्यू एट अ प्रीमियम। सिंपल सा लॉजिक है, यदि 100 रुपए का फेस वैल्यू है कोई भी शेयर, यदि यदि फेस वैल्यू तो 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है। अब मैं वापस से जोमेटो का एग्जांपल दूंगा लाइव, तो तुमको अच्छी तरीके से समझेगा। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया। बाद में ये तो प्राइस बैंड था 72 और 76, बाद में कंपनी ने 76 तय किया, इसका मतलब प्रीमियम कितना होगा, 1 रुपए के ऊपर कितना हुआ, 75। सो जोमेटो का प्रीमियम माना जाएगा 75। सो बोलने का तात्पर्य है कि यदि कंपनी का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 रुपए के ऊपर कितना भी इश्यू किया वो एट प्रीमियम माना जाएगा। सो 100 का 150 में इश्यू किया तो 50 रुपया प्रीमियम माना जाएगा। सो जब अकाउंट होगा तो कंपनी को जब 150 रुपया मिलेगा, तो 100 रुपया शेयर, ऐसा सोचो ड्राइंग रूम और किचन है, तो 100 रुपया ड्राइंग रूम में डाल दिया, 50 रुपया किचन में। अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा। सो तुम बैंक को एक जनरल एग्जांपल ले लो, पैसा तो तुम्हारे खाते पे चला गया 150, 100 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा, 50 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। शेयर कैपिटल तुम इस्तेमाल जैसे मन मर्जी करो, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल सिर्फ 4 जगह पे कर सकते हैं। यदि कंपनी फुकट के शेयर देना चाहती है, जिसको बोनस शेयर बोलते हैं, इसका भी शॉर्ट नोट आगे आने वाला है। या कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो तो देखा जाए तो फिक्टिशियस एसेट है, लॉस है, उसको राइट ऑफ करने के लिए इश्यू कर सकती है। या कोई शेयर्स इश्यू किया, उसमें कमीशन या डिस्काउंट हुआ, तो उसको वो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 डिस्काउंटेड इश्यू अलाउड नहीं करता, लेकिन तुम एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी दे सकते हो, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो आने वाला है शॉर्ट नोट उसमें, ठीक है ना। या प्रेफरेंस शेयर वालों को आज 100 रुपए लिया, लौटाया 110, ज्यादा पे लौटाया, उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं। वो तुम्हारा घाटा है 10 रुपया, तो वो जो प्रीमियम का आज पैसा मिला, सी देखो, आज मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया एट प्रीमियम, 100 का 150 में इश्यू किया, मुझे 50 रुपए का प्रीमियम मिला, लेकिन मेरे पास एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का, वो 20 रुपए में 120 में लौटा रहा हूँ, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो आज जो 50 रुपए इक्विटी शेयर पे फायदा हुआ, जो लौटाऊंगा 20 रुपए का एक्स्ट्रा, वो घाटा है, वो आज 50 रुपए का गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये 4 ही जगह पे तुम यूज कर सकते हो, उसके ऊपर तुमको अलाउड नहीं है। इश्यू ऑफ डिस्काउंट, 100 रुपए का शेयर 100 से कम में इश्यू किया 90 रुपए में, तो 10 रुपए का घाटा है, तो इश्यू ऑफ डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 56 में अलाउड था, सेक्शन 79 उस समय, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी इश्यू ऑफ डिस्काउंट में सारे शेयर्स बंद कर दिए, अलाउड नहीं किया है। तुम लेकिन एम्प्लॉय को इश्यू करोगे तो वो डिस्काउंट में दे सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को तुम शेयर इश्यू और डिस्काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आईपीओ, नाउ आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ, इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन आईपीओ के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है, जो इश्यू का जो डेट है, ओपनिंग लिस्ट, क्लोजिंग लिस्ट, इसका एक अलग से मेरा यूट्यूब में वीडियो है, जो कंसेप्ट्स ऑफ आईपीओ, सिंस सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने ये 12th के इसमें डाला नहीं है, ये क्लास के ऐप में नहीं डाला, लेकिन यूट्यूब में तुमको वो वीडियो मिल जाएगा। आईपीओ में इंटरेस्ट होगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो आईपीओ क्या होता है, जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है, उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। सो कंपनी इश्यू, जोमेटो ही ले लो वापिस से, ये रहा वापिस से जोमेटो, बहुत कृपा किया जोमेटो ने भाई, तो उसके बारे में। सो जोमेटो ने आईपीओ जो है, जो जोमेटो का शेयर, जोमेटो मीडिया आई थिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, उसके शेयर पब्लिक में नहीं थे। सो पहली बार उन्होंने पब्लिक को जुलाई 14 2021 को ओपनिंग किया आईपीओ, 3 दिन के लिए ओपन था, ठीक है, छुट्टी के दिन नहीं रहता, 3 वर्किंग डेज होते हैं। तो 16 जुलाई 16 तक कंपनी को पैसा मिल गया, इनफैक्ट 100 रुपए चाहिए था तो 38 गुना मिला, इतना ज्यादा पैसा मिला। ऑफ कोर्स वो लौटा दिया, वो अलग बात है। लेकिन आईपीओ इज जब एक कंपनी पहली बार पब्लिक को कांटेक्ट करती है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक पैसा देती है कंपनी को, और फिर कंपनी के शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं। अभी जोमेटो के शेयर शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, एनएससी और बीएससी दोनों में बिक रहे हैं। सो ये मैंने, ये तो शेयर सर्टिफिकेट है, बाद में आएगा। तो आईपीओ आई होप समझ में आया आप लोग को, जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है, इससे पहले शेयर बाजार में नहीं थे, तो कंपनी लिस्ट, इसके बाद लिस्ट करती है शेयर बाजार में, उसको लिस्टिंग बोलते हैं, खरीदी बिक्री। सो जोमेटो अभी लिस्टेड कंपनी है, बट जो उसका तारीख था जुलाई 14, उसके पहले वो पब्लिक लिमिटेड भी शायद नहीं था, सिर्फ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था।
और जुलाई 14 और 16 के बाद में अब लिस्टेड है, इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया। अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफपीओ, एफपीओ क्या होता है? अभी जोमेटो ने आईपीओ लाया, एक साल बाद उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर्स को ऑफर किया, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, या प्राइवेट प्लेसमेंट किया, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया। ये सब के वीडियोस आगे या अभी एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूँ। सो एक बार जोमेटो ने आईपीओ लाया जुलाई को, अगले साल या उसके अगले साल 2023 को जोमेटो को और पैसे की जरूरत है, वापस से वो शेयर बाजार में लाता है या किसी और को ऑफर करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब जैसे ये कर लिया, एट द एंड इसका डिस्टिंग्विश भी दिया है, वो कर लो, मतलब साथ में हो जाएगा। इनफैक्ट आप लोग को आईपीओ और एफपीओ अलग से वो जो शॉर्ट नोट है वो करने की जरूरत है ही नहीं, वो इधर से डिस्टिंग्विश कर लिया तो भी काफी है। आईपीओ जब एक कंपनी पहली बार पब्लिक को कांटेक्ट करती है, एफपीओ जब एक कंपनी आईपीओ हो चुका है, ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन फिर भी और पैसों की जरूरत है, तो एफपीओ, रिलायंस ने राइट शेयर लाया था, वो भी एफपीओ का ही पार्ट है। आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी करती है क्योंकि अभी तक शेयर बाजार में उसके शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे नहीं। आईपीओ आने के बाद, अलॉटमेंट के बाद लिस्ट होता है, उसको एक हफ्ता लगता है, करीबन 7 दिन। ठीक है, और एफपीओ मतलब ऑलरेडी वो लिस्टेड है, उसके बाद एफपीओ लाती है। सो एफपीओ अनलिस्टेड कंपनी कैसे लाएगी? लिस्टेड ही होना चाहिए। सो उसके बाद व्हेन इश्यूड, व्हेन इश्यूड जब एग्जिस्टिंग कंपनी है, काफी साल से है मार्केट में और उसका ब्रांड अच्छा बन चुका है, उसके बाद वो उसको लगता है कि चलो अभी वक्त आ गया मार्केट में। आजकल के स्टार्टअप वही करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं 6-8 महीने, 1-2 साल, 3 साल के बाद जब सक्सेस होना शुरू होता है आईपीओ लेकर आते हैं। करेक्ट, तो एफपीओ लिस्टेड कंपनी, और ये एग्जिस्टिंग कंपनी जब उसको पैसों की जरूरत है, एफपीओ जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है बट और पैसों की जरूरत है तो एफपीओ लाती है। तो आईपीओ पहले आता है, एफपीओ बाद में आता है। लिस्टिंग, आईपीओ आने के बाद एक हफ्ते में लिस्टिंग होता है, एफपीओ तो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है। रिस्क, आईपीओ नई कंपनी है, बाजार में शेयर लाया तो रिस्क ज्यादा है ऑफकोर्स। एफपीओ में रिस्क कम है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ब्रांड बन चुका है, तो एफपीओ में पैसा मिलना आसान होता है। आईपीओ, छोटे मोटे स्टार्टअप जो आईपीओ लाते हैं उनको उनको पैसा मिलना कठिन रहता है। सो ये आईपीओ और एफपीओ था। करेक्ट, सो यहाँ पे जो हमने शॉर्ट नोट था जो आईपीओ का, ये शॉर्ट नोट करने के बजाय डायरेक्टली आप लोग डिस्टिंग्विश करोगे तो उसके पॉइंट्स इधर मर्ज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें लिखते समय आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देख लेना जहां पे मैंने हर एक कंसेप्ट को काफी डिटेल दिया है। और आप लोग आईपीओ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो मेरा यूट्यूब का वीडियो जो है जिसमें कंसेप्ट ऑफ आईपीओ, यूट्यूब के सर्च में डाल देना, या मेरा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब का पेज, जो उसमें प्लेलिस्ट में शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। नाउ ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक होता है राइट्स इश्यू। अभी सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने जैसे बताया था कि यदि मैं शेयर्स मार्केट में लाया हूं, ठीक है, लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, लेट अस कीप द एग्जांपल सिंपल। कंपनी, अरे मेरा एग्जांपल क्या, रिलायंस का ले लो, रिलायंस ने इश्यू लाया था, काफी साल हो गए, आई थिंक 1985 के आसपास लाया था। तो उस, वो अभी लिस्टेड कंपनी है, अभी कितने साल हो गए लिस्ट होके, 20-25-30 साल हो गए लिस्टेड है ना। रिलायंस ने जियो लॉन्च करते समय उनका 2-2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था, और कंपनी अच्छा, वैसे भी रिलायंस पेट्रोकेमिकल बहुत अच्छा कम कर रही है, तो उन पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था। अब रिलायंस को क्या चाहिए था कि एक कर्जा लौटा दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक ये राइट्स इश्यू लाया मार्केट में। ठीक है, राइट्स इश्यू लाया मतलब मार्केट में नहीं, सॉरी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर दिया कि हमको और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्या आप लोग दोगे? अच्छा, वो सस्ते में था, यदि 1000 रुपए का शेयर है तो वो राइट्स इश्यू 800, 850, 900 में देती है, 10-20% का डिस्काउंट में देती है। ठीक है ना, तो जरूर सब्सक्राइब करने का राइट्स इश्यू। तो राइट्स इश्यू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है टू बाय द शेयर्स। तो ये जो ऑफर लेटर है इसको प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलते हैं, मतलब सबसे पहले ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड आया, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब राइट्स इश्यू सबको दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट 100 शेयर होल्डर है, 100 के 100 लोग को ऑफर दिया जाए
तो वो राइट्स इश्यू हो गया, उसमें से 20 लोग को ऑफर दिया जाए तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। एक और खासियत है, एक यदि ऑफर दिया जाए, आप लोग को नहीं लेना है, आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, द आंसर इज यस। बोनस इश्यू फ्रेंड के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट राइट्स इश्यू आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, वो पैसा कंपनी को देगा और उसको शेयर मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, जब सस्ते में मिल रहा है शेयर्स तो क्यों नहीं लो और फटाफट बेच दो, 15-20 दिन, एक महीने में तो प्रॉफिट कमा लोगे। तो राइट्स इश्यू में प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि कंपनी अब एक शैम्पू है 100 रुपए का, कंपनी बोल रही है 60 रुपए में लो, 60 रुपए में खरीद के अगले महीने 100 रुपए में बेचो, 40 रुपए का फायदा। तो कई को किसी और को रिनाउंस या छोड़ देने का या किसी और को देने का, खुद ही कमा लेने का इसमें, ठीक है ना। राइट टू रिनाउंस ये है, राइट टू रिनाउंस मतलब मैं शेयर नहीं लेके फ्रेंड को दे रहा हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑफ ऑफर, इधर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये सब बंद हो गया है, सब ईमेल में आता है, सब ईमेल। रजिस्टर्ड पोस्ट 15-20 रुपए का लगेगा, प्रिंट करने का चार्ज, कवर का अपना एनवलप जो बोलते हैं उसका चार्ज, एनवलप नहीं बोलते एनवलप बोलते हैं, उसमें सब खर्चा बहुत ज्यादा होता है, सब ईमेल में आता है भाई, आजकल कोई कागजी लेटर नहीं आता, तुम्हारा और कंपनी का लेटर कम्युनिकेशन बंद हो गया, ठीक है। और तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो गया, कंपनी फिर कहीं और से ले लेगी, नए इन्वेस्टर ढूंढेगी, ठीक है ना। टाइम दिया जाता है पे करने का, और 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, होता ही है राइट्स इश्यू, क्योंकि सस्ते में देती है। नेक्स्ट इज बोनस इश्यू। अभी कंपनीज एक्ट में बोनस सिर्फ 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक तो कैश में मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, या दूसरा फुकट के शेयर, दैट इज बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स क्या है? फुकट के शेयर्स जो डिविडेंड के तौर पर एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लेकिन बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर रहेंगे तो ही दे सकते हैं, वरना अलाउड नहीं है। 10 रुपए का शेयर है और पार्टली पेड अप 8 रुपीज, तो बोनस शेयर नहीं दे सकते। तो कंपनी एक आइडिया कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, भाई 8 रुपए पार्टली पेड अप है ना, चल 2 रुपए का डिविडेंड ले, मतलब कैश में डिविडेंड देके 10 रुपए फुल्ली पेड अप कर दिया, और फिर ले भाई फुकट के शेयर ले। लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी देती है। बोनस शेयर देने से पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी का कैपिटल 100 रुपया, रिजर्व 50 रुपया, रिजर्व में से 50 रुपया निकाला, शेयर कैपिटल में डाल दिया, शेयर कैपिटल 100 का 150 हो गया, रिजर्व 0 हो गया। या तो शेयर प्रीमियम, जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम आज बोलते हैं, शेयर प्रीमियम एक जमाने में यूज होता था वर्ड, आज के तारीख में शेयर प्रीमियम बंद हो गया है, उसके बजाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंसेप्ट वही है, नाम चेंज हो गया, बोलते हैं ना नाम चेंज कर दिया। सो नाउ इट इज कॉल्ड ए सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का निकाल के और जो भी फ्री रिजर्व निकाल के दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। बोनस शेयर में 1:5 मतलब 5 शेयर पे तुमको 1 शेयर दिया जा रहा है, 1:1 तो बहुत अच्छा। इस बार तो चमत्कार हो गया, कंपनी ने 1:4 नहीं 4:1, 1 शेयर पे 4 शेयर फुकट, तुम्हारे तो आंखों में आंसू ही आ जाएंगे। 100 शेयर और 400 रुपए के शेयर फुकट, 1 लाख के तो 4 लाख रुपए, तुम तो कंपनी को दुआएं दोगे। एक कंपनी ने ऐसा किया, ढूंढ लेना कौन सी कंपनी है, ठीक है ना। तो जो मैंने ऑलरेडी बता दिया पूरा, तुम अभी आराम से दे सकते हो, सब रिजर्व नहीं यूज कर सकते, कुछ ही रिजर्व तुम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिविडेंड के तौर पर तुम बोनस शेयर दे दो, डिविडेंड कैश में देने के बजाय बोनस शेयर का एक फायदा, ना कंपनी कुछ दे रही है पैसा, ना कुछ ले रही है, पूरा फ्री है। तो ये बोनस शेयर्स था, ठीक है ना। अब पहली बार कंपनी ने राइट्स और बोनस का डिस्टिंग्विश भी लाया, लेकिन मैं राइट्स और बोनस में तो आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, बोनस शेयर का शॉर्ट नोट मैक्सिमम, ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये शॉर्ट नोट में आएगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी बताया था बोनस शेयर्स का कि 10 में से 8 अटेम्प्ट में आता है और 2 अटेम्प्ट में राइट्स आ जाएगा, तो राइट्स और बोनस में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ये डिस्टिंग्विश करो ही। लेकिन नॉर्मली आईपीओ एफपीओ में मैंने क्या बोला था कि आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश करो और वही शॉर्ट नोट पे यूज करो, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वहां का भी करो यहाँ का भी करो, और दोनों को मर्ज करके एग्जाम में 10 पॉइंट के ऊपर जरूर लिखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम अच्छे तरीके से लिख पाओगे। राइट शेयर क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, राइट, फर्क सबसे बड़ा फर्क है कि राइट शेयर में मुझे पैसा देना पड़ेगा, बोनस में मुझे, राइट शेयर में पैसा देना पड़ेगा फिर मुझे शेयर मिलेगा, बोनस शेयर में मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुझे शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो राइट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाता है खरीदने के लिए, बोनस शेयर मुफ्त में दिया जाता है, राइट शेयर में पैसा देना पड़ता है, ये फुकट का है, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब राइट्स में। अभी रिलायंस ने क्या किया, आई थिंक 1000 रुपए का, उस समय कुछ 1100-1200 चल रहा था, 10-20% कम में दे दिया। तो रिलायंस ने क्या बोला, अभी तुम सिर्फ 20-25% दो, बाकी 75% ये आने वाला नवंबर दिसंबर 2021 में दे दो। सो यदि मेरे पास
मतलब राइट्स में तुम 2-3 पार्ट में पैसा मांग सकते हो, बोनस में ऐसा नहीं, फुकट का शेयर फुल्ली पेड अप, इसलिए राइट शेयर पार्टली पेड अप चलता है, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% लगता है, इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन ली भाई फुकट के शेयर लो। राइट शेयर में मैं मुझे नहीं चाहिए तो मेरे फ्रेंड को बोल सकता हूँ कि भाई ये मैं शेयर नहीं लेना चाहता, तू ले ले, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, भाई कितना खुशी की बात है। जबकि बोनस शेयर अनाउंस नहीं कर सकते, तुम्हारे नाम पे तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आएंगे। पर्पस राइट्स का ये है कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है तो कंपनी राइट्स इशू करती है, और बोनस शेयर्स में कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व, बहुत सारा प्रॉफिट वह तभी करती है। तो ये डिस्टिंग्विश पहली बार बाल भारती या 12th HSC में सिलेबस में है पिछले 20-25 साल में। डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बट इसके पॉइंट 6 है, तुम और 10 पॉइंट तक बढ़ा सकते तो करना, वरना शॉर्ट मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट में ज्यादा रिलेवेंस है इसका, करेक्ट। तो ये और पीछे चले जाते हैं। ओके, सो राइट्स और बोनस मैंने बता दिया। अभी जो एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है एसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक कंपनी है, एम्प्लॉय को ऑफर देती है कि भाई 100 रुपए का मार्केट प्राइस अभी है, मैं तेरे को 40 रुपए में दे रही हूँ, अगले साल तू डिसाइड कर लेना और पे करना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में एम्प्लॉय शेयर होल्डर बनता नहीं है जब तक वो पे नहीं करे, ना उसको वोटिंग राइट्स है ना डिविडेंड मिलेगा। ना जैसे वो अपना राइट एक्सरसाइज करता है वो शेयर होल्डर बन जाएगा, फिर उसके बाद लॉक इन पीरियड रहेगा। इन शॉर्ट सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, कैजुअल लोग के लिए नहीं है। उसमें भी हाई एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफिसर्स को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई तुमको 40 रुपए में तुम भविष्य में 40 ही पे करना, उस समय प्राइस 500 भी हो तो वो मार्केट का प्रॉब्लम है, तुम 40 हमको पे करना, उसके बाद हम तुमको शेयर दे देंगे। उसके बाद 1 साल तक बेच नहीं पाओगे और उसके बाद तुम जब चाहे बेच सकते हो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में बहुत सारे इन्फोसिस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के एम्प्लॉय करोड़पति है सिर्फ इसके वजह से। पगार 5 लाख 10 लाख 15 लाख होगा, फिर खर्च है, लेकिन तुम बोलो ना तुम्हारा संपत्ति बढ़ते जा रहा है, तुमने शेयर्स बेचा भी नहीं तो भी वो मार्केट वैल्यू बढ़ते 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 करोड़ों रुपए हो गए। सो बहुत सारे, एक ऐसा केस था, एक कंपनी किसी को खरीद रहा था, उसके प्यून को, जो एक सबसे कम पगार वाला एम्प्लॉय, उसको 50 लाख रुपए के शेयर्स मिल गए, ठीक है ना। तो बहुत काम का, ये जरूर लेने का, मिला तो बड़े खुशी से स्वीकारने का, क्योंकि बहुत सस्ते में दिया जाता है ये। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय, इसका डिटेल ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट में आएगा, और इसका डिटेल्ड जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का वीडियो जरूर देखना। शॉर्ट नोट का है, 10 पॉइंट मेरे को चाहिए एग्जाम में, ठीक है, जरूरी, ताकि मार्क्स अच्छे मिले। आजकल यूनिवर्सिटी फुल 5 में से 5 भी दे देती है। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। नाउ ये जो है, ये आजकल का ट्रेंड बहुत चला है। नाउ आईपीओ मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, एक अलग से वीडियो भी है, जब एक कंपनी बाजार में शेयर लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। अभी क्या होता है, जब 11th में एडमिशन शुरू होता है तो रिजर्वेशन रहता है, ओबीसी, ठीक है ना, फिर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, ओबीसी, बीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना, और जनरल, मिलिट्री, ऐसे अलग अलग सेक्शन। वैसे ही जब कंपनी आईपीओ लाती है, एक इंस्टीट्यूशनल के लिए अलग से कोटा होगा, एक रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख रुपए से कम के लिए अलग कोटा होगा, एम्प्लॉय के लिए अलग कोटा होगा, फॉरेनर्स के लिए एफआई के लिए अलग कोटा होगा। सो उसमें से जो एम्प्लॉय का कोटा है वो एम्प्लॉय स्टॉक पर, और याद रखो जो एम्प्लॉय, ये चारों केस में शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है, शेयर होल्डर के मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, बिना शेयर होल्डर के ऑथराइजेशन के बिना ये नहीं दिया जा सकता। तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में एम्प्लॉय को 10-20% डिस्काउंट में दिया जाता है। सबसे बड़ा फर्क जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में ऐसा है कि जैसे एम्प्लॉय को शेयर मिलते हैं वो तुरंत बेच सकता है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह रहता है, वोट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो तुमको कंपनी में जॉब मिला और वो कंपनी आईपीओ ला रही है और तुम्हारे लिए रिजर्वेशन है एम्प्लॉय के लिए, तो जरूर खरीदना, क्योंकि 1000 का शेयर है, तुमको 800, 850, 900 में मिल जाएगा, और लिस्ट होगा 1200, 1400 में, तो 450 रुपए डायरेक्टली नफा। तुमने 1 लाख रुपया, लेकिन कोटा रहता है भाई, एक लिमिट तक ही तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम बोलोगे कर्जा लोगे 10 लाख का, बोलोगे कंपनी को हम 10 लाख खरीदना चाहते, नहीं, रिजर्व रहता है, हर एक एम्प्लॉय को उतना ही कोटा दिया जाए।
स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, इसमें ना कंपनी ना एम्प्लॉय को कुछ पे करना है, ना शेयर्स मिलना है, ना वो शेयर होल्डर है, बस नॉर्मल एम्प्लॉय है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या है कि एक सपोजिटली अभी शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपए, कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में अगले साल ये जो 100 रुपए का आज दाम है उसका दाम 150 रुपया होगा, तो 50 रुपए कंपनी कैश में तुमको दे देगी। सो तुम्हारा जो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ये कंपनी का शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस ऑफ द ग्रोथ में काफी निर्भर होता है। यदि अभी बीएचईएल कंपनी का एग्जांपल लिया था, 79 का शेयर था, अभी 54 55 चल रहा है, तो काय का एम्प्लॉय को मिलता है, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि 50 रुपया का दाम है अभी और कभी 80 चल रहा है, तो कंपनी से तुमको 30 रुपया रोकड़े में मिल जाएगा। इसका मतलब तुम भी कोशिश करोगे ठीक से काम करके, अच्छा परफॉर्म करके, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, ताकि अब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना है तो शेयर मार्केट पे तो बढ़ता ही है रेट, तो लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट में रेट बढ़ा तो जो प्राइस तय हुआ है, ठीक है ना, एक्सवाइज प्राइस और जो उस समय का मार्केट प्राइस होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो तुमको कंपनी कैश में देगी। तुम शेयर होल्डर रहे वैसे भी हो नहीं, क्योंकि तुमको शेयर दिए नहीं जा रहे। एक प्राइस तय करके वो प्राइस और मार्केट प्राइस, एक्सवाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का जो फर्क है वो तुमको कैश में मिल जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर, भाई बहुत पसीना तुमने मेहनत किया, पसीना पसीना से तुम गीले हो गए, बहुत मेहनत किया। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था वीडियो में, सर जोनाथन आइव, जो एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के क्रिएटर है, अभी आई थिंक वो जॉब में नहीं है, कोई और खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। लेकिन जब तुम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो कंपनी के, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिजाइन या कंपनी के मैनेजमेंट में, तो कंपनी कैश या कोई और कंसिडरेशन जो मेहनत के तौर पर स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है। ऑफ कोर्स उसका लॉक इन पीरियड भी रहता है, लेकिन ये बोलते ना टॉप के लेवल के एम्प्लॉयज को मिलता है, डायरेक्टर्स या जो भी एम्प्लॉयज है या कोई क्रिएटर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का कोई बंदा है या ग्रुप है, उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो स्वेट इक्विटी शेयर जरूर लेने का, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड यहाँ पे 3 इयर्स बोला है, उसके बाद तुम बेच सकते हो। लेकिन अभी सीधा हिसाब है, जहां तक मुझे याद है आईफोन 6 या 7 जब लॉन्च हुआ था, 2 दिन के अंदर 1 करोड़ हैंडसेट्स बिके थे। नाउ तुम सोचो, शेयर मार्केट में, इनफैक्ट वर्ल्ड में आज के तारीख में शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है, वर्ल्ड की कौन सी कंपनी है जिसका शेयर का कीमत मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स, एप्पल कंपनी। तो तुमको स्वेट इक्विटी शेयर्स भले ही 1000 रुपए का, सोचो लाख रुपए का दिया, वो बन जाएगा 40-50 लाख। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल पहले जो लाख रुपए का 50 टाइम्स ग्रो हुआ है, ठीक है ना। अरे 50 टाइम्स तो वो जाने दो, तुम्हारा टाटा मोटर्स पिछले साल सपोजिटली वो 100 रुपए का था या 80 रुपीज का था, वो इस साल 300, 350, 400, मतलब 5 to 7 टाइम्स ग्रो हुआ एक साल के अंदर। तो वैसे भी बात है। अब बोलोगे शेयर मार्केट तो चिंता मत करो, स्टॉक एक्सचेंज का अलग से मैं चैप्टर में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका वीडियो भी अलग से बनाया गया। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जब एक कंपनी को, ये एफपीओ है, फर्दर पब्लिक ऑफर, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो वो एक ऑप्शन है राइट शेयर। भाई सब के सब शेयर होल्डर है, उनको बोला जाए कि हमको रिलायंस ने राइट शेयर लाया था, दैट वाज अ राइट्स ऑफर, राइट्स इश्यू या राइट्स ऑफर या राइट शेयर। लेकिन उन 100 शेयर में से 5 लोग रईस है, ठीक है, तुम उनको ऑफर देते हो कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए, बाकी शेयर होल्डर को ऑफर नहीं दे रहे हो, या 5 लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, या बाहर का आदमी हो, या इंस्टीट्यूशनल कोई इन्वेस्टर हो, या HNW, हाई आई एच हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। तो इनसे भी पैसा ले सकते हो, या जापान का एक बैंक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी ऐसे स्टार्टअप्स को पैसा देता है, ठीक है ना, उससे वो करोड़पति हो गया। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बहुत जो स्टार्टअप्स थे आज बहुत रईस हो गए। जापानीज बैंक है, नाम देख लेना, जापानीज बैंक कर देना, जापानीज स्टार्टअप इन्वेस्टर बैंक बोल देना, तो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में तो इक्विटी शेयर दो, प्रेफरेंस शेयर दो, बॉन्ड्स दो, डिबेंचर्स दो, एडीआर दो, जीडीआर दो, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का एक फायदा खास करके स्टार्टअप में ऐसा होता है, मैंने अनिल अंबानी का एग्जांपल लिया था कि जब पेटीएम शुरू हुआ था, तो अनिल अंबानी ग्रुप में, एडीएजी ग्रुप,
10 करोड़ रुपए लगाए थे पेटीएम में। बाद में जब एडीएजी को नुकसान हुआ तो उनको अपना हिस्सा बेचना पड़ा। 10 करोड़ रुपए का 10 साल में कितना मिला उनको? 280 करोड़ मिला, 28 टाइम्स। ऑफ कोर्स वो कर्जे में चला गया होगा, लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि प्राइवेट प्लेसमेंट खास करके टाटा, रिलायंस, ये सब क्या करते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं जो उनको लगता है जिसका भविष्य बहुत अच्छा है, और वो भविष्य में 100 रुपया 10 गुना 50 गुना बढ़ जाता है यदि वो स्टार्टअप सक्सेसफुल है। ठीक है ना? तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लगभग सेम है, लेकिन एक फर्क ऐसा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, मैंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 5 लोगों से पैसा लिया, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 2 या 3 साल बाद मैंने इक्विटी शेयर आज लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेफरेंशियल डिबेंचर या बॉन्ड आज इश्यू किया तो कुछ साल बाद वो कंपलसरी इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में भविष्य में कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वो कंपलसरी करना पड़ेगा। इसका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन यही बोलता है। तो जो आज ये तो 200 लोग के अंदर है, ये सिलेक्टेड सिक्योरिटीज है, लेकिन अल्टीमेटली वो इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट होगा। ये पार्टली पेड अप भी चलता है, ये फुल्ली पेड अप, क्योंकि भविष्य में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना है। ऑफर डॉक्यूमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर होता है, इधर कोई ऑफर लेटर होता है। और फिर तुम्हारा बायबैक है। बायबैक में डीएलएफ का एग्जांपल है, और बहुत सारे, आई थिंक इन्फोसिस ने भी बायबैक का बोला था। मैंने 100 रुपए पब्लिक से लिए, 100 शेयर मार्केट में लाए, लेकिन आज मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में कम शेयर बिकने चाहिए, तो मैं ऑफर करता हूँ। और बायबैक का एक फायदा ऐसा होता है कि बायबैक में मार्केट में 200 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो मैं 250 रुपए ऑफर करूंगा, तो पब्लिक को तो वैसे भी ज्यादा मिलना है, तो पब्लिक वापस कर देती है। 100 में से 20 रुपए मैंने वापस ले लिए, मार्केट में भी 80 शेयर खरीदे बेचे जाएंगे, तो इसको बायबैक बोलता है। कंपनी अपने शेयर जब इश्यू करती है तो पैसा आता है, लेकिन कुछ साल बाद अपने ही शेयर वापस से खरीद के पैसा लौटाती है, या तो पूरा या आधा या 25 वॉट एवर, कंपनी के हिसाब से वो बायबैक होता है। ठीक है ना? या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर डाल सकती है, जो ओपन मार्केट से खरीद सकती है, या एम्प्लॉय को बोल सकती है भाई तुमको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या ये कहां से आ गई मैडम? हाँ, ये तो कुछ क्लिक हो गया था इंटरनेट। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, या परचेस स्कीम है, उसमें से कंपनी उनको बोल रही है कि भाई मार्केट में मत बेचो, हमको ही दे दो, तो भाई वो भी ऑप्शन है। एम्प्लॉय को तो पैसे से मतलब है, तो ये भी एक प्रकार का बायबैक होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नाउ पहले शेयर्स थे नहीं, कंपनी ने आईपीओ लाया, पब्लिक ने पैसा दिया, फिर कंपनी ने मीटिंग बुलाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, अलॉटमेंट कमेटी का गठन किया और फिर शेयर्स दिए। तो शेयर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अलॉटमेंट। तब तक शेयर्स माने नहीं जाते, वो एप्लीकेशन इश्यू हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल शेयर्स का अस्तित्व जब कंपनी अलॉट करती है तब शेयर्स का अस्तित्व होता है। शुरू अस्तित्व बहुत हैवी हिंदी वर्ड है, लेकिन तब अलॉटमेंट होता है, तब शेयर्स लागू होता है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, अब इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अनअप्रोप्रिएट मतलब जो शेयर था नहीं, उसमें से शेयर दिया, उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। तो इसका प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट क्या है? पहले प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराओ रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद शेयर मार्केट में लाओ, मार्केट से पैसा आएगा, दैट इज एप्लीकेशन मनी, और चेक करो कि 100 रुपए चाहिए तो कम से कम 90% आना चाहिए, नया है तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, लेकिन 80% है तो तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, बड़े दुख की बात है। तो कोई चिंता नहीं, अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर दो, ये तो पहले करना है बाद में नहीं, अंडरराइटर्स को पहले अपॉइंट कर दो। 80 रुपए आया तो अंडरराइटर्स के पास भाग के जाओ, 20 रुपए कम पड़ रहा है तो उनको देना पड़ेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो उनसे 20 रुपए लो, तुम खुश हो गए, लेकिन वो और भी ज्यादा खुश में नाचने लगे, क्यों? उनको तो पैसा देना पड़ा, पर दलाली 20 रुपए में नहीं, पूरे 100 रुपए में मिलेगा, इसको अंडरराइटर्स को, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, वापस बताओ, ये देखो ओपनिंग डेट जुलाई 14 था, ये क्लोजिंग डेट था जुलाई 16, सो क्लोजिंग ये आखिरी दिन है जब तुम अप्लाई कर सकते हो। जब तुमने कॉलेज में अप्लाई नहीं किया तो कैसे एडमिशन मिलेगा? कोई वाली बात है, तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करो, फिर तुमको मिल सकता है, जरूरी नहीं मिलेगा। तो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसे 3 वर्किंग डेज वो यहाँ पे बोला है तुम्हारे सामने, 3 वर्किंग डेज, 14, 15, 16, सैटरडे संडे नहीं चलता है, छुट्टी का दिन नहीं चलता, वर्किंग डेज पे। फिर फिर अलॉटमेंट तय होता है कि भाई अब जोमेटो ले लो, उनको ऐसा सोचो 100 शेयर चाहिए था, तो कितना मिला? 38 टाइम्स 3800,
का पैसा आया तो वो लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी फिर डिसाइड करती है जिसने 100 शेयर अप्लाई किया उसको 5 शेयर दो, 2 शेयर दो, ऐसा। तो बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय करना पड़ता है कि अलॉटमेंट मतलब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की इंस्टीट्यूशनल के लिए 30%, रिटेल के लिए 25%। लेकिन रिटेल का आजकल हिस्सा कंपनी बढ़ा रही है क्योंकि रिटेलर्स बहुत अप्लाई कर रहे हैं। फॉरेनर्स के लिए 2%, फॉरेनर्स के लिए 2%, एम्प्लॉय के लिए 5%, ऐसा बेसिस। ये तो पहले से ही तय रहता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा पैसा आया तो लौटाना है, 10% तक रख सकती है। ये सब कायदे हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं सेबी के। शेयर बाजार में लिस्टिंग का परमिशन लो, मतलब देखो जुलाई 14 को पैसा आया, 16 को क्लोज हुआ, 22 को उन्होंने डिसाइड किया अलॉटमेंट डेट, शाम को पैसा आ गया, रिफंड 23 तारीख को मिल गया, उसी दिन सवेरे 10 बजे खरीदी बिक्री शुरू हो गया, लिस्टिंग हो गया। लिस्टिंग मतलब शेयर बाजार में। तो लिस्टिंग के लिए 1-2 महीने पहले ही अप्लाई किया होगा, मई जून में अप्लाई किया होगा, भाई हमको शेयर बेचने, हम जुलाई 14 को शेयर लाने वाले हैं। तो यही है, परमिशन लो शेयर बाजार से। अलॉटमेंट के बाद नहीं, 1-2 महीने पहले ये सब प्रक्रिया करते हैं। लिस्टिंग मतलब शेयर्स का खरीदी बिक्री। जोमेटो के शेयर्स ये रहा, जुलाई 14 के पहले नहीं थे मार्केट में, जुलाई 14-16 में भी शेयर बाजार में नहीं थे। शेयर बाजार में शुरू हुआ खरीदी बिक्री जुलाई 23 से, और आज भी चल रहा है, और ये जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक चालू रहेगा, करेक्ट। फिर मैनेजर्स टू इश्यू, जो लोग देख रेख करेंगे इश्यू का, ये सब तुमको अपॉइंट करना पड़ता है। फिर अजबा मैंने बता दिया था, ऑनलाइन तुम शेयर्स खरीद सकते हो, मोबाइल से खरीद सकते हो, आज के तारीख में यूपीआई के थ्रू भी खरीद सकते हो, ठीक है। ये तो कायदे से के प्रिंसिपल थे, इसको 2 भाग में बांटा गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जनरल प्रिंसिपल तो इजी है। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर ही बुला सकते हैं। और एप्लीकेशन अगेंस्ट अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन होती है। तो प्रॉपर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। एप्लीकेशन अगेंस्ट अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन होगी। तुमने कॉलेज में अप्लाई नहीं किया तो कैसे? पहले एप्लीकेशन पैसा आना चाहिए, ऐसे किसी को भी बिना एप्लीकेशन के नहीं दिया जाता। एप्लीकेशन किया तो ही अलॉटमेंट होगा, वरना एब्सोल्युटली नो। रीजनेबल टाइम, अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर होता है, बट मैं तुमको जोमेटो को बताता हूँ आज के तारीख में प्रैक्टिकल टाइम कितना है। 16 को क्लोज हुआ, 16 से 6 दिन के अंदर देखो अलॉटमेंट हो जाता है। मतलब जुलाई 16 खत्म हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 दिन में अलॉटमेंट। यहाँ 60 दिन बोला है, लेकिन आज के तारीख में 6 दिन में हो जाता है। फिर एब्सोल्यूट, कोई कंडीशन नहीं डाल सकती अलॉटमेंट में। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती और 10 रुपए दे तो ही अलॉट करोगे, नहीं, केस हो जाएगा कंपनी पे। कोई नए कंडीशन नहीं डाल सकते अलॉटमेंट के टाइम में। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पहले लेटर आता था, ठीक है, आजकल सब ईमेल आता है, ईमेल और एसएमएस। तुमको बोलता हूँ कब तुमको ईमेल और एसएमएस आएगा, वो भी तारीख बताता हूँ। तुमने जुलाई 14 को अप्लाई किया, जब कंपनी ने अलॉटमेंट डेट जुलाई 22 रखा है, तो जुलाई 22 को दिन भर में दोपहर शाम को नॉर्मली तुमको ईमेल आएगा और एसएमएस आएगा। ईमेल में क्लियर बताया जाएगा तुमको शेयर मिला है कि नहीं। और जुलाई 22 को रात को या जुलाई 23 को लिस्टिंग से पहले तुम्हारे डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो तुमको ईमेल आएगा और एसएमएस आएगा, ओके। कम्युनिकेशन तो होता ही है, और कोई कायदा नहीं होना चाहिए। माइनर 18 साल से कम का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, उसको शेयर नहीं दिए जा सकते, ठीक है। और ये प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट है। कंपनी को शेयर्स का पैसा आया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 10 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर को बोला जाएगा तुम अलॉटमेंट कमेटी बनाओ, डिसीजन लो किसको कितना शेयर देना है। वो लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे 100 में से 5। लेकिन ये जो 100, जिसने 100 शेयर अप्लाई किए उसको 5 देना है, कंपनी अपने हिसाब से तय नहीं कर सकती। तय किया तो डायरेक्टर क्या लेगा, मेरे रिलेटिव को दोनों ज्यादा, ठीक है ना। एक बोलेगा तो एम्प्लॉय मेरा रिश्तेदार है भाई, अच्छा आदमी, उसको ज्यादा दो। अच्छा बुरा नहीं चलता, फॉर्मूला तय होता है भाई। तुम्हारे गाड़ी में 5 लीटर का टैंक है तो 7 लीटर नहीं आ सकता। तो 5 लीटर का टैंक है तो बोलिए 1 लीटर ही, तो पेट्रोल पंप में जाओगे, आजकल नया कायदा है, हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जाएगा जिसने 100 शेयर अप्लाई किया उसको 5 शेयर दो। जोमेटो का केस बोल रहा हूँ, कुछ केस में 25-50। ये सेबी का आदमी के सामने तुमको ये तय करना पड़ेगा फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले से सबको, किसी को ऐसे बायस नहीं कर सकते, मेरा दोस्त है
ये ऐसा है ना ना, कोई बात, ये ना बहुत मस्ती करता है, इसको एक शेयर नहीं देना, ऐसे नहीं कर सकते, फॉर्मूले के हिसाब से दिया जाता है। बहुत लॉटरी होता है एक्चुअली, देखा जाए तो लॉटरी सबको नहीं मिलता, लॉटरी में कई बार लोग आउट हो जाते हैं, और लॉटरी भी कंप्यूटराइज होता है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते तुम्हारा रिश्तेदार का लॉटरी में थोड़ा रंग लाल किया हो, हाँ ये अरे मेरे रिश्तेदार को मिला, ना 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 ना, ऐसे नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी भाई। फिर पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, फिर वंस अलॉटमेंट हो गया तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो कि चलो हमने अलॉटमेंट तय कर दिया, यहाँ पे शेयर्स लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर एनएसडीएल सीडीएसएल जो शेयर्स डीमैट अकाउंट में रहता है उनको इन्फॉर्म करो, क्योंकि उनके थ्रू जाएगा ना डीमैट में। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगो। अजबा तो मैंडेटरी हो गया, अजबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब ये क्या है, मैंने उस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया, ये वीडियो में एक्सप्लेन करने जाओ तो अपना रिवीजन 1 घंटे का 10 घंटे का हो जाएगा। तुम चाहते तो मैं तैयार हूँ, लेकिन 10 घंटा सर, यूट्यूब में 12 घंटे के ऊपर वीडियो अलाउड नहीं करते, नहीं हम 14 घंटे करेंगे, यूट्यूब काट देगा, यूट्यूब बोलेगा नहीं चलेगा, 12 घंटा मतलब 12 घंटा, भाई 12 घंटा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने शॉर्ट ही रखा। यहाँ पे मैं अजबा देखना है तो उस वीडियो में देख लेना, अजबा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ। वैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था अजबा। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनंसिएशन। चलो, लेटर ऑफ रिनंसिएशन मतलब जिसको शेयर नहीं चाहिए किसी और को देना है, ये सब कंसेप्ट ना आजकल, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ, ये सब कंसेप्ट आजकल होता नहीं है। 6 दिन में सब हो जाता है खत्म, तुम लेटर लिखते जाओगे, ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिस और स्प्लिटिंग भी, भाई 50 मुझे तो 50 को ये जमाना चला गया, तुम अप्लाई करो 6 दिन के अंदर, तुम कब लेटर लिखोगे, कब जाएगा, कब होगा। तो ये थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो है प्रोसीजर फॉर, इस चैप्टर में 2 ही बड़े क्वेश्चन है 10 मार्क के मेरे हिसाब से, एक प्रोविजंस फॉर कंडीशन फॉर अलॉटमेंट और प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, ये दोनों 10-10 मार्क के मुझे लगता है। और एक और है पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल था, ठीक है ना, ये मैं तुमको बता दूं, ये रहा क्लासिफिकेशन, ये भी 10 मार्क का। सो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में 3 ही बड़े क्वेश्चन आने का चांस है, बाकी सब शॉर्ट नोट और डिस्टिंग्विश और ऑब्जेक्टिव्स तो ऑफ कोर्स है ही, ठीक है। थोड़ा ये जो रिवीजन बड़ा होगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरे बुक में सबसे बड़ा चैप्टर यही लगता है मुझे, ठीक है। सो आगे बढ़े, शेयर सर्टिफिकेट, इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। शेयर सर्टिफिकेट एक जमाने में कागजी फॉर्म में आता था, उसका भी मैंने ड्राइंग दिया था। इसको ये रहा रिमैट, इसको रिमैट बोलते हैं। आजकल रिमैट सेबी ने बैन कर दिया है, कोई भी कंपनी ये कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। अब ऐसा सोचो तुम्हारा मार्कशीट कागजी फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिलता है आजकल तो, ठीक है ना। एक जमाना आएगा कागजी फॉर्म भी बंद हो जाएगा, मार्कशीट सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो शेयर सर्टिफिकेट क्या है, तुम शेयर होल्डर हो, तुम कॉलेज में जाते हो, आई कार्ड मिलता है तो तुम प्रूफ है कि तुम स्टूडेंट हो कॉलेज को, तुम शेयर होल्डर, प्रूफ क्या है, शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है। तो एक जमाने में कागजी फॉर्म में मिलता था जिसको डीमैट बोलते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है जिसको डीमैट बोलते हैं, ठीक है। डीमैट वो भी मैं बता दूं कब आता है, देखो डीमैट अकाउंट में कब आता है, तुमने अप्लाई किया लास्ट दिन सब्सक्रिप्शन का जुलाई 16, तुमको 7 दिन के अंदर तुम्हारे डीमैट में आ जाएगा, ठीक है। जबकि देखो ये थ्योरेटिकल में कितना टाइम बोला है इन लोगों ने, बोला है इनकॉर्पोरेशन से कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अलॉट किया, तो अलॉटमेंट 2 महीना बोला है, 2 महीना क्या 6 दिन में आ जाता है भाई, 6 दिन 7 दिन पकड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, इसमें तो अलॉट हो भी जाता है, डिमांड में आ भी जाता है। और ट्रांसफर ट्रांसमिशन करना है जो आगे वाले वीडियोस में आएगा, 1 महीना, ये सब महीनों का जमाना चला गया भाई शेयर बाजार में, अभी दिन का। इनफैक्ट ये कैसे हुआ, पहले महीने चलते थे, फिर 14 दिन, 2 हफ्ते, और अभी तो 10 दिन 7 दिन में आ गया है, बहुत फास्ट हो गया शेयर बाजार। तो शेयर सर्टिफिकेट कागजी फॉर्म में देखो, नाम कंपनी का, ये जो है ना, इसमें नाम, कौन आदमी है, कितना शेयर है, सब डिटेल्स आ जाता है, ठीक है ना। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगेन, एक जमाने में जो कागजी फॉर्म था, इसको तुमसे फट जा गया, गुम गया, चोरी हो गया, तो तुम ये सबमिट करके कंपनी को, जो भी फटा हुआ खराब है, मसाला गिर गया, इडली सांभर खाया तुमने उसके ऊपर, ठीक है ना, तो तुम्हारा खराब हो गया, तो तुमने कंपनी को बोला कि भाई नया, इसको इसको रिप्लेस करके दूसरा दो, कंपनी बोलेगा इडली सांभर ठीक है, ये तुम बोलोगे सर इडली सांभर तो मार्केट से मिल जाएगा हमको, शेयर सर्टिफिकेट तो डुप्लीकेट, तो तुम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगते हो, ठीक है। तो कंपनी डुप्लीकेट देगा, बट उसमें बहुत सारा फ्रॉड होता था, इसलिए वो बंद हो गया। नाउ कॉल्स ऑन शेयर्स क्या है, कॉल्स ऑन शेयर्स,
डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अभी आज के टाइम में प्रैक्टिकली वैलिड है नहीं, क्योंकि कागजी फॉर्म बंद हो गया तो डुप्लीकेट भी सवाल नहीं उठता। सो कॉल ऑन शेयर्स मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के साथ बताया था, चलो एक और बता दूं। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 3 एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए मंगाया, तो ये तो कॉल हो गया। कॉल मतलब 10 रुपया में कुछ हिस्सा बाकी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद, 5 रुपए, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल डाला 3 रुपया 2 रुपया। कॉल्स एक प्रकार का डिमांड है जो एक कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से कि तुम्हारा शेयर का बाकी का पैसा है वो हमको दो। लेकिन कायदा ये है कि 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए से ज्यादा कॉल नहीं मांग नहीं सकती। 14 दिन का टाइम चाहिए और 2 कॉल के बीच में फासला 1 महीने का होना चाहिए। ठीक है, आज तुम देखो इधर फर्स्ट कॉल 2 कॉल्स है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो 2 कॉल के बीच का फासला कम से कम 30 दिन होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब मैंने बताया था कि शेयर्स का पैसा बाकी, तुमने एक टीवी खरीदा उधारी में, पैसा नहीं भरा, तो बैंक बजाज फाइनेंस से जो भी बैंक वाले आके तुम्हारा टीवी ले जाएंगे। उसी प्रकार से 10 रुपए का शेयर है, तुमने 5 रुपए भरा, एप्लीकेशन का 3 अलॉटमेंट का 2, अब तुमसे फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपए मांगा जा रहा है पर तुम पे नहीं कर रहे हो, सेकंड कॉल का 2 रुपए मांगा वो भी नहीं पे किया, 2.5 रुपए भरा वो भी नहीं पे किया, तो कंपनी तुम्हारे शेयर जब्त कर सकती है। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? forfeiture of shares is a cancellation of shares, ठीक है ना, of the shareholder as a result of non payment of call money। यदि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा है कंपनी को तो कंपनी शेयर जब्त कर सकती है, करेगी वो जरूरी नहीं है। और यदि पेमेंट में डिले हुआ तुमसे तो चलेगा 5% वार्षिक इंटरेस्ट के तौर पर, वो मंथली तुम देखो 0.3 0.4 कितना है, 0.4% के आसपास महीना पड़ता है, साल का 5% का ब्याज के हिसाब से जितने महीने में उतना ब्याज ले लेगी तुमसे, वो भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। लेकिन फॉरफीचर ऐसे नहीं होता, उसका एक ही कारण से कर सकते हैं कि कॉल का पैसा बाकी हो, तो कोई शेयर होल्डर दंगा कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसका फॉरफीचर नहीं हो सकता शेयर्स का। पार्टली पेड अप शेयर्स ही फॉरफिट हो सकते हैं, दूसरा फॉरफीचर के कोई भी रीजन नहीं हो सकता। लेकिन फॉरफीचर से कंपनी का भी नाम खराब होता है, शेयर इतना तो नहीं लेकिन शेयर होल्डर का नाम ज्यादा खराब होता है। तो फॉरफीचर से शेयर होल्डर नहीं रहता, उसके शेयर कैंसिल हो जाते हैं, वो कंपनी शेयर किसी और को रीइश्यू कर सकती है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल कम हो जाता है कंपनी का, मेंबर फिर भी लायबल रहता है पे करने को, और कंपनी जब रीइश्यू करती है तो शेयर कैपिटल वापस से बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट फॉरफीचर क्या है? एक प्रकार का शेयर्स का जब्ती एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी बाय द शेयर होल्डर। बाकी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वीडियो में, शॉर्ट में बताया मैंने। फॉरफीचर और सरेंडर के अकाउंटिंग इफेक्ट सेम है, सिर्फ फॉरफीचर में ऐसा सोचो तुम्हारा टीवी है, पैसा भरा नहीं, बजाज फाइनेंस के लोग आए टीवी लिए और चले गए। सरेंडर में तुम खुद टीवी लेके जा रहे हैं, लोग बोले लो भाई हमारा इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, हम खुद लेके आ रहे हैं। नेबर ने पूछा, तुम बोला नहीं हम बड़ा टीवी और बड़ा टीवी लेने वाले, नेबर को क्या पता पैसे नहीं है, ठीक है, तुम खुद जाकर टीवी दे रहे हो। उसी प्रकार से सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? फॉरफीचर कंपनी जबरदस्ती जब्त कर रही है, सरेंडर में तुम खुद जा रहे हो कंपनी के पास और बोल रहे हो लो भाई ये शेयर्स हमारे पास पैसा नहीं, हम देने वाले नहीं है, हम दे नहीं पा रहे, तो ये शेयर जब्त कर लो। मतलब फॉरफीचर कंपनी इनिशिएट करती है, शुरुआत करती है, सरेंडर में खुद शेयर होल्डर जाता है कंपनी जब्त करने के लिए। पार्टली पेड अप शेयर जब्त हो सकते हैं, फुल्ली पेड अप नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, जैसे मैंने बोला कि मैं शेयर होल्डर हूं, आप लोग, मैं ट्रांसफर हूं, मुझे बेचना है, आप लोग को खरीदना है, सो मैं बेचने वाला, आप लोग खरीदने वाले, ट्रांसफरिंग। कंपनी के पास में एक एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जैसे तुम ऑनलाइन भरते हो वो फॉर्म प्लस लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वैसे ही मैं आधार कार्ड, तो वैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके साथ में शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर और ट्रांसफरी का साइन, तीनों मिलाकर जाएगा कंपनी के पास। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी, मेरा नाम कैंसिल हो जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट नया उसको मिलेगा, वो बन जाएगा, रजिस्टर मेंबर्स में कंपनी नाम काट देगी, आप लोग को मिल जाएगा नया शेयर सर्टिफिकेट, आप लोग से मुझे पेमेंट आ जाएगा, जो भी शेयर्स का था, मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा, आप लोग शेयर होल्डर रहेंगे, जो भी लायबिलिटी बाकी थे वो आप लोग पर लागू हो जाएंगे, मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा, अब मैं कोई टेंशन नहीं। लेकिन भविष्य के जो भी डिविडेंड और बोनस शेयर जो भी है वो आप लोग को मिलेगा, मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अभी सीधे सब एडमिशन ही कट गया तो कॉलेज से क्या संबंध था, कुछ नहीं, वैसे वाली बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया आज के तारीख में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सब कागजी फॉर्म सब बंद हो गया है,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, तुम्हारा शेर खान में अकाउंट है, मेरा कहीं और अकाउंट है, तुमने बेचा, मैंने ऑटोमेटिक मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, आप लोग के डीमैट अकाउंट से कम हो जाएगा, मेरे डीमैट में आ जाएगा, मेरे से पेमेंट आपके थ्रू आ जाएंगे, सब वाया ब्रोकर के थ्रू होता है। सो ये सब में कंपनी का रोल नहीं रहता, ठीक है ना। कंपनी के रजिस्टर मेंबर्स में नाम चेंज होते रहते हैं, जिसने खरीदा जिसने बेचा, लेकिन तुमको डायरेक्टर के पास शेयर सर्टिफिकेट आज की तारीख में भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाता है। जबकि ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोला है, ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कागजी फॉर्म में बोला है ये। अच्छा, मैंने जो बोला था ना 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीजर फॉर इश्यूज, और जो है ना इसका ये कहा गया पीछे, ये रहा ये वो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, और इसके पहले जो है ये प्रोविजंस। ये 3 ट्रांसफर भी एक और मेरे को जोड़ना चाहिए, ये भी बड़े क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता कि पूछा जाए, क्योंकि आउटडेटेड हो गया है। ये ट्रांसफर सब ऑनलाइन होता है आजकल, ये फिजिकल फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उसमें स्टैंप लगाओ और फिर जाओ कंपनी के पास, ये सब झमेला आजकल की तारीख में खत्म हो गया। स्टैंप ड्यूटी 0.25% लगता है, और आजकल ये सब नहीं रहा, सब ऑनलाइन होता है। डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकते हैं, आंसर इज यस, लेकिन उनको कारण देना पड़ेगा क्यों रिफ्यूज किया। हो सकता है स्टैम्प कम हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच हो, या दूसरे आर्टिकल्स में मेंशन नहीं हो। लेकिन यदि उन्होंने रिफ्यूज किया तो तुम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जा सकते हो कंप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। ब्लैंक ये सब तो ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक मतलब मैं किसको बेच रहा हूँ वो मुझे पता नहीं, तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बाद में जो खरीदेगा उसका नाम आएगा। ये सब जमाना चला गया, फ्रॉड नकली ट्रांसफर लोग बहुत करते थे। ट्रांसमिशन, अभी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा फर्क, ट्रांसमिशन में मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिसेस ए कंपनी को अप्रोच करती है कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, कंपनी बोलती है प्रूफ दो, डेथ सर्टिफिकेट देती है, कोर्ट से लेटर ऑफ प्रोवेट देती है, तो कंपनी शेयर्स हस्बैंड के नाम पे जो रजिस्टर मेंबर्स में शेयर था वो अभी उसके वाइफ मिसेस ए के नाम पर हो जाएगा। द मोमेंट मिसेस ए के नाम पर हो जाएगा, मिसेस ए उसको बेच के अपना पैसा मिल सकता है उसको, ठीक है। तो ट्रांसमिशन सबको नहीं मिलता, सिर्फ ये डेथ पे मिलता है, या कोई पागल हो गया या कोई डूब गया तो कोर्ट के नाम पर आ जाता है, फिर कोर्ट बेच के जो कर्जदार है उनको पैसा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कोई डिस्टिंग्विश तो बाकी नहीं है। IQFP हो गया, फिक्स प्राइस बुक बिल्डिंग हो गया, राइट्स बोनस हो गया, ट्रांसफर ट्रांसमिशन मैंने ऑलरेडी बताया। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक ट्रांसफरर है एक ट्रांसफरी है, बेचना मुझे खरीदना उसको। ट्रांसमिशन में डेथ हो गई तो उसके रिश्तेदार, ठीक है ना, लीगल हेयर बोलते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो कंपनी को अप्रोच करता है और शेयर फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके नाम पे। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर 2 केस में, बेचो या गिफ्ट दो, ठीक है ना, गिफ्ट डीड करना पड़ता है। ट्रांसमिशन में डेथ पे ज्यादातर, या कोई पागल हो गया इंसॉल्वेंट हो गया तो नंबर ऑफ एक्शन वॉलंटरी ट्रांसफर, मैं वॉलंटरी हूँ बेच रहा हूँ, वो वॉलंटरी खरीद रहा है। ट्रांसमिशन तो कायदे से हो रहा है, डेथ हो गई तो फिर कायदे से तुम नाम बदलोगे, पर जाना तो पड़ेगा वॉलंटरी, बट ऑटोमेटिक होता है ये, लेकिन कंपनी को बताना पड़ता है। पार्टीज, मैं ट्रांसफर वो ट्रांसफरी दो, लेकिन कंपनी भी तो एक है, वैसे दो तुम एग्जाम में लिखना। और ट्रांसमिशन में जो लीगल है एक है, वैसे कंपनी भी है, लेकिन तुम एक लिखना, ठीक है। इनिशिएटेड बाय, या मैं शुरू करूंगा, बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में ट्रांसफर की भी साइन चाहिए। और ट्रांसमिशन में इनिशिएट कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी वाइफ जो भी लीगली, अरे वापस से आ गया, हाँ भाग गया। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। जैसे ट्रांसफर लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर खत्म हो जाती है, शेयर्स ट्रांसफर हो गए, मैं आजाद, मैं अभी उड़ने लगूंगा बस, कुछ नहीं। लेकिन वहां पे पार्टली पेड अप था तो उसकी वाइफ को भरना पड़ेगा, फुल्ली पेड तब वो बोलेगी चलो हस्बैंड की डेथ हो गई तो कम से कम अभी शेयर्स बेच के पैसा कमा लूंगी, यदि बाकी होगा तो उसकी वाइफ को भरना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफर में लागू होता, इसमें लागू नहीं होता है। सो ये बड़ा रिवीजन खत्म होता है भाई, बहुत बड़ा था, लेकिन तुमको इससे बहुत फायदा होगा। एग्जाम के एक दिन पहले जरूर देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना, कुछ और चाहिए तो और बड़ा चाहिए तो वो भी कर दूंगा भाई, लेकिन तुम लोग के साथ यही बहुत ज्यादा हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको गुड बाय और गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।